अभी कैंसर का जो नंबर है वो बहुत कम है, लेकिन आने वाले टाइम में कैंसर बहुत बड़े फॉर्म में आके हमें प्रभावित कर सकता है। रीज़न क्या है? हमारा लाइफस्टाइल, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी डाइट, हमारा थिंकिंग पैटर्न, सब कुछ कैंसर के रिस्पॉन्सिबल है। कैंसर बोले तो फर्स्ट डर जाएगी, भयपड़िपोता फिर होम्योपैथी को आना बोले तो उसको कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते कैंसर बीमारी बहुत बड़ी नहीं है सर। डर में बहुत सारे नेगेटिव डिसीजंस लेते हैं। दैट डिसीजंस मेक हिम मोर वल्नरेबल देन द डिजीज इटसेल्फ। हैं? सेपरेशन से बॉडी थोड़ा ढीला पड़ेगा, देन इमोशनल इफेक्ट इज अ मेजर इम्पैक्ट फॉर कैंसर। सीड, सॉइल एंड इन्वायरमेंट। सीड बोले तो सेपरेशन, सॉइल बोले तो माइंड, एनवायरमेंट बोले तो बीमारी। फ्रीडम का टाइम पे सब पतला पतला ही रहते थे, अभी पूरा मोटा हो गया। मेडिकेशन सर, हर चीज़ के लिए दवाई है। आपको पतला होना है, मेडिसिन है। आपको गोरा होना है, मेडिसिन है। Few people only accepting. What is the reason behind of this? होम्योपैथी में हम दवाई देते हैं, मेडिसिन पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट आपका डाइट है। कीमोथेरेपी के बाद होम्योपैथी का इफेक्ट कैसे रहता है? कीमो, रेडियो, टारगेटेड थेरेपी के बाद उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। फिर भी हम धीरे धीरे करके उस पेशेंट को वापस से उसकी ज़िंदगी में लाते हैं। एक सक्सेसफुल केस, हाँ। सिंपल केस, मैं आपको जस्ट कैन एक्सप्लेन। बीमारी होती है सर पीवीडी, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। హాయ్, ఈరోజు వన్ ఆఫ్ ద వండర్ఫుల్ డే అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే క్యాన్సర్ గురించి, క్యాన్సర్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఒక నేషన్లోని ఒక ఫేమస్ డాక్టర్ అయినటువంటి డాక్టర్ గౌరీశంకర్ గారు హైదరాబాద్కు రావడం, ఈరోజు మన పాడ్కాస్ట్ పోడియంలో డిస్కస్ చేయడం అనేది ఉంది. క్యాన్సర్లో ఆయన ఎన్నో కేసెస్ ట్రీట్ చేయడం జరిగింది. హోమియోపతి ఎంత ప్రభావితమైన ఎఫెక్షన్ చూపిస్తుందంటే, అంటే మనకు ట్రీట్మెంట్లో ప్రభావితమైన ట్రీట్మెంట్ చూపిస్తుందంటే అసలు క్యాన్సర్ కేసెస్ని ఈజీగా ట్రీట్ చేయవచ్చు. ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్ గౌరీశంకర్ గారి ఎక్స్పీరియన్స్ని, ఆయన యొక్క అన్ని విషయాల్ని, నాలెడ్జ్ని మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం. ఈరోజు నమస్తే గౌరీశంకర్ గారు. नमस्कार जी। అసలు క్యాన్సర్ స్టేటస్ క్యా హై అవి? अगर कैंसर के स्टेटस की बात करें वर्ल्ड वाइड, గౌరీశంకర్ గారికి కొంచెం తెలుగు రాదు, దాన్ని మనమే అర్థం చేసుకొని ఆయన యొక్క మాటల్ని మనం విషయాల్ని గమనించి ఆ నాలెడ్జ్ని క్యాప్చర్ చేసుకుంటే కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది. सर अगर कैंसर के स्टेटस की बात करें वर्ल्ड वाइड, तो अभी जो कैंसर है आज के समय में देखा जाए तो अगर 10 लोगों की बीमारी के बारे में बात करें तो 10 में से 4 लोग अपने लाइफ के एंड में जाके कैंसर के लिए प्रोन हैं। लगभग 4 people are in 10 of 4 people are more prone to cancer in their life। कैंसर के स्टेटस की अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो आज कैंसर भले ही आज बहुत कम नंबर में है, लेकिन अगर यही सिचुएशन रहा, ये लाइफस्टाइल रही और ऐसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट रहा तो कैंसर आने वाले टाइम में बहुत बड़ी बीमारी बन सकती है। अभी कैंसर का जो नंबर है वो बहुत कम है, लेकिन आने वाले टाइम में कैंसर बहुत बड़े फॉर्म में आके हमें प्रभावित कर सकता है। सो आपका एक्सपीरियंस से रीज़न क्या है उसका? देखिए कैंसर का रीज़न और कैंसर की बीमारी, ये रीज़न अगर बहुत ज़्यादा कैंसर बढ़ रहा है तो रीज़न हमारे आसपास की चीज़ें ही हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा या एलियन थिंग्स कैंसर क्रिएट नहीं कर रहा है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी डाइट, हमारा थिंकिंग पैटर्न, सब कुछ कैंसर के रिस्पॉन्सिबल है। आने वाले मॉडर्न लाइफस्टाइल इज द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। डेफिनेटली सर, मॉडर्न लाइफस्टाइल, अननेचुरल लाइफस्टाइल, अननेचुरल डाइट। अननेचुरल बोले तो व्हाट इज द? अननेचुरल मीन्स जैसे कि नेचर ने हर चीज़ डिज़ाइन किया हुआ है। नेचुरल फूड्स होते हैं, नेचुरली हम स्लीप, जैसे रात के समय सोने का होता है, लेकिन अभी रात को बहुत ज़्यादा जगने लगे हैं लोग। डिजिटल पोल्यूशन इज़ वेरी मोस्ट कॉमन थिंग। डिजिटली बहुत पोल्यूट हो रहा सो ये मॉडर्न का लाइफस्टाइल का वजह से दूसरा प्रॉब्लम कई को नहीं आ रहा, कैंसर ही कई को आ रहा। व्हाट इज द रीजन? एक्चुअली क्या आपका है, एक्सपीरियंस है? सारे के सारे प्रॉब्लम आते हैं। सारी प्रॉब्लम का जो बिगेस्ट रिजल्ट है, एक्चुअली कैंसर जो है वो सारी छोटी छोटी बीमारियों का एक बड़ा फॉर्म है। एरप्शन भी कैंसर में जा सकता है। आपका माइल्ड ऐसा बोले तो सब लोग डर जाएगी। एक्चुअली ये रियलिटी है सर। అందరూ భయపడిపోతారు ఎరప్షన్ నుంచి క్యాన్సర్ వస్తుందంటే. అసలు ये ఎరప్షన్ reality కి है, క్యాన్సర్ కి వాట్ ఇస్ ద రీజన్? Reason- ఒకసారి ప్రాక్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్. आई एम गोइंग फॉर प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन सर। बेसिकली कोई भी माइल्ड पेन अगर कॉन्टीन्यूअस बना हुआ है, तो अगर कोई पेन कॉन्टीन्यूअस है तो दैट कॉन्टीन्यूअस पेन मे बी टर्न इनटू कैंसर।
तो अगर आपकी बॉडी में कुछ भी एबनॉर्मल दिख रहा है और इनिशिएशन से ही दिख रहा है, कहते हैं ना कि कैंसर शुरुआत में नहीं पकड़ आता, कैंसर जो है वो लास्ट में पकड़ आता है और तब तक 3rd स्टेज 4th स्टेज में पता चलता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, तब तक बहुत देर हो चुका होता है। एक्चुअली ये बात हमें समझना है कि कोई भी अगर इलनेस है जो अक्यूट फॉर्म में है, वो छोटे फॉर्म में है और वो एबनॉर्मली आपको परेशान कर रहा है, जैसे पेन हुआ, सबसाइड हो गया, फिर पेन नहीं हुआ, लेकिन वो पेन पीरियोडिकली आ रहा है। कोई अगर ग्रोथ है तो वो ग्रोथ कहीं ना कहीं बॉडी में है तो वो एबनॉर्मल है, उस ग्रोथ को लाइटली नहीं लेना है, चाहे ट्यूमर हो चाहे सिस्ट हो। वो ग्रोथ, दैट ग्रोथ में चेंज इनटू कैंसर, बिकॉज कैंसर इज नॉट अ पर्टिकुलर डिजीज, इट्स कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ डिजीज, It is a complex of the small problem, ending problem of ending problem of the all disease is all called this cancer. combination of ending problem. डेफिनेटली सर। Yes. तो कैंसर में बेसिकली होता क्या है, कैंसर कई तरह के होते हैं, कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ कैंसर में चेंज होते हैं। कैंसर में कहा जाता है कि हमारा सेल्स जो है वो हमारे लिए ही एनीमिकल हो गया। तो कैंसर सडनली नहीं आता सर। ये होम्योपैथी के बारे में बहुत लोगों को नहीं मालूम, हम जो कर रहे हैं वॉट एवर इज वन। सो आई एम ऑल्सो ट्रीटिंग ऑटिज्म केसेस, ADHD केसेस, हाइपर एक्टिव केसेस थ्रू होम्योपैथी। ऐसा केसेस में ट्रीट करने को होम्योपैथी में सारे लोग उसको स्लो प्रोसेस बोलेगा, नहीं तो उसको बिलीव नहीं करेगा। मीन्स सो मेनी फैक्टर्स आर देयर इन द सोसाइटी। सो उसको कैसे, मीन्स हाउ यू कन्विंस कैंसर केसेस थ्रू होम्योपैथी? इट्स अ गुड क्वेश्चन सर, बिकॉज होम्योपैथी इज़ अ वंडरफुल साइंस सर। बिकॉज एक्चुअली लोगों को ना आप होम्योपैथी, बोलेंगे वंडरफुल साइंस बोलते सबको कैसे मालूम होता हाँ मैं बताता हूँ सर कैसे। होम्योपैथी लोगों को पता ही नहीं है कि होम्योपैथी ओरिजिनेट कैसे हुई। होम्योपैथी इज़ नॉट अ कॉमन साइंस, होम्योपैथी नॉट अ साइंस दैट कंपेयर विथ एनी अदर मेडिकल सिस्टम। होम्योपैथी जो होम्योपैथी सिस्टम लेके आए मास्टर हनीमैन, ही इज़ इटसेल्फ MBBS MD डॉक्टर। तो जब वो MBBS MD के बाद जब उनको समझ आया कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसे नेचुरल डिजीज़ कहते हैं या जिसे हम आज के सिनेरियो में लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं, तो एलोपैथी से उस समय आज से 200 साल पहले वो कन्विंस हो गए थे कि आने वाले टाइम में या अभी ये जो नेचुरल बीमारी है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, PCOD है, इसका इलाज मॉडर्न साइंस से नहीं हो सकता। करेक्ट है, ये कन्विंस हो चुके थे वो। 200 ईयर्स 100 ईयर्स हाँ। बैक को बीपी बोले तो नहीं मालूम पब्लिक को, हाँ, public हाइपरटेंशन को- बोले तो हाँ, नहीं मालूम, पब्लिक को नहीं मालूम, लेकिन डायबिटीज बोले तो नहीं मालूम, वेरी रेयरली अपीयर्स। हाँ, रेयरली बिकॉज देयर इज नेचुरल एंड अननेचुरल डिजीजेज ना। तो मास्टर हनीमैन कन्विंस दैट नेचुरल डिजीज कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय एनी मीन्स विदाउट होम्योपैथी। तो उन्होंने होम्योपैथी का जो बेस है वो एलोपैथी MD के ऊपर है। जब तक आपको उस डिजीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप होम्योपैथी नहीं कर सकते। तो होम्योपैथी साइंस बहुत ईजी है और होम्योपैथी आज लोगों को समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि होम्योपैथी से इलाज इस तरह की बीमारियों का अभी तक किया ही नहीं गया है, क्योंकि जो होम्योपैथी है वो बहुत सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज सिस्टम ज़्यादा है। लोग बिलीव नहीं करेगा होम्योपैथी, मीन्स पीपल आर क्या बोलते रहता है बिजनेस के लिए, सब लोग ऐसे करते रहता, मीन्स पीपल आर डोंट नो अबाउट ऑलरेडी किसी भी चीज़ को एलोपैथी के बारे में एंड अदर सिस्टम्स के बारे में ऑल पीपल आर वेल नोन, बट होम्योपैथी सब लोग मीन्स पीपल आर थिंकिंग कॉमनली। बिल्कुल सर, ये लोग कहते हैं होम्योपैथी धीरे काम करता है, होम्योपैथी स्वीट पिल्स होता है, होम्योपैथी से बहुत स्लो इलाज होता है, ऐसा लोगों का कहना है। एक्चुअली देखिए क्या होता है सर, डिजीज़ जो होते हैं ना, डिजीज़ का जो कैरेक्टर होता है, डिजीज़ का जो नेचर होता है, उसी के हिसाब से डिजीज़ ठीक होता है। होम्योपैथी इज़ अ प्योर नेचुरल पार्ट। देखिए जो डिफरेंस है एलोपैथी में होम्योपैथी में क्या है कि एलोपैथी में मेडिसिन ना, जो मेडिसिन आप देते हो वो मेडिसिन इंसान की डिजीज़ पे काम करती है। इसीलिए जब मेडिसिन बंद होता है तो डिजीज़ बढ़ जाती है। होम्योपैथी में क्या होता जो है, बोल रहे कॉन्स्टिट्यूशनली, हाँ होम्योपैथी में क्या होता है सर कि हम एक ऐसी दवाई देते हैं, एक ऐसी मेडिसिन देते हैं आपके माइंड एंड बॉडी को कंसिडर करके, जो मेडिसिन आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, आपके बॉडी का जो हीलिंग प्रोसेस है उसको हम अच्छा करते हैं। और एक बार जब हीलिंग प्रोसेस अच्छा हो जाता है तो फिर मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, आपका बॉडी खुद उस बीमारी से लड़ने लगता है। तो हम होम्योपैथी में ये प्रोसेस इंक्रीज करते हैं और इसके लिए कई फैक्टर्स होते हैं सर, आपके माइंड एंड बॉडी पे कई फैक्टर्स होते हैं जो फैक्टर्स बीमारी के लिए प्रोन है। उस अननेचुरल फैक्टर्स को हम प्रूव करते हैं होम्योपैथी में और उस अननेचुरल फैक्टर के हिसाब से हम आपको दवाई देते हैं जिससे आपका इम्यूनिटी इंक्रीज हो और आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। జనరలీ అంటే కామన్గా నేను కామన్గా అడుగుతున్నా, అంటే ఇంకా పబ్లిక్ రిలేటెడ్లీ ఐఎమ్ థింకింగ్
कैंसर बोले तो फर्स्ट डर जाएगी, भयपड़िपोताరు, डेफिनेटली डर बैठेगा, डर बैठेगा, होप जाएगा लाइफ के बिल्कुल बारे में, जाएगा। जो भी है सब होप जाएगा, ढीला पड़ेगा, सब डिमोटिवेट हो जाएगी। देन दे विल ट्राई फॉर एटलीस्ट एलोपैथी फॉर टेम्पररी रिलीफ। फिर होम्योपैथी को आना बोले तो उसको कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, देखिए बिकॉज ऑलरेडी दे आर प्री ऑक्यूपाइड, फियर इज देयर इन माइंड। डेफिनेटली सर, मैं अक्सर कहता हूँ सर, अक्सर अपने लोगों से कहता हूँ कि जो कैंसर है ना सर, कैंसर बीमारी बहुत बड़ी नहीं है सर, उसका डर इतना बड़ा है कि उसके डर की वजह से लोग ना डर में ना बहुत सारे नेगेटिव डिसीजंस लेते हैं। दैट डिसीजंस मेक हिम मोर वल्नरेबल देन द डिजीज इटसेल्फ। यस यस। तो पहले तो मज़ेदार बात आपने कहा कि डर जाते हैं, तो होम्योपैथी एक ऐसा मेडिकल साइंस है जिसमें पैथोलॉजी प्लस इमोशन का हम ख्याल रखते हैं। अभी पेशेंट अगर डर रहा है तो उस डर की भी दवाई हमारे पास है। सारे इमोशंस, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें, पूरे वर्ल्ड में अगर होम्योपैथी एक ऐसी मेडिकल साइंस है जिसमें बीमारी प्लस बीमारी का डर और बीमारी की डर के जितने कंसिक्वेंस हैं उस सब का इलाज है। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया सर, उस पेशेंट को ये लग रहा था कि मुझे बीमारी हो गई है और इस बीमारी से अब मैं मर जाऊंगा। तो बीमारी बहुत बड़ी नहीं थी, एक सिंपल सा ट्यूमर था टंग में। उस बीमारी शुरुआत थी, किसी ने बताया कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, और वो मज़ेदार बात क्या है कि इनिशिएशन में आया था। अब उसका डर इतना ज़्यादा बड़ा था कि अब रोज़ वो उदास रहता था, ग्लूमी, कुछ भी उसको कह दो नहीं कैंसर हो गया, मर जाएंगे। अब ये जो डर है इसकी तो कोई दवाई कहीं नहीं है, बट हमारी होम्योपैथी में उस एक पर्टिकुलर इंसिडेंस की रेमेडी है। जब हमने उस फियर को कंसिडर करके उसकी पैथोलॉजी से मैच करके दवाई दी, पेशेंट भी ठीक हो गया, उसका डर भी चला गया। तो ये जो डर है, इस डर को जानकारी से दूर करना है। मेरा एक जस्ट मेरे को डाउट है, एक जस्ट यस सर करेक्ट और नहीं बोलने का। मेरा एक्सपीरियंस से, मेरा जस्ट इट्स योर थॉट प्रोसेस से आपका लेक्चर्स भी सुन के, कैंसर बीमारी आना बोले तो फर्स्ट पॉइंट सम सपरेशन इन्वॉल्व होना। डेफिनेटली सपरेशन में भी स्किन सपरेशन, गैस्ट्रिक सपरेशन, एनी फिजिकल और मेंटल सपरेशन, रेस्पिरेटरी सपरेशन। डेफिनेटली सपरेशन से बॉडी थोड़ा ढीला पड़ेगा, डल हो जाएगी। देन इमोशनल इफेक्ट इज अ मेजर इम्पैक्ट फॉर कैंसर्स। डेफिनेटली फर्स्ट सपरेशन, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, फिजिकल सपरेशन, फिजिकली वीक हो गया, देन इमोशन स्ट्रांग है तो कैंसर तक नहीं जाएगी। इमोशनल इफेक्ट बोले तो घर में कोई मर गया, फाइनेंशियल लॉस हुआ, सोशल स्टेटस डिस्टर्ब हुआ, व्हेन द माइंड डिमोटिवेट हुआ, माइंड डिस्टर्ब हो गया, देन फिजिकल सेपरेशन इज द टू आर द రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ బడి बीमारी लिए। डेफिनेट इट्स नॉट अबाउट कैंसर। कोई भी प्रॉब्लम రావాలి అంటే కనుక మైండ్ అండ్ బాడీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ తోటే పెద్ద ప్రాబ్లం వస్తుంది। एग्जैक्टली इट्स नॉट सो इजी। एग्जैक्टली मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जनरली आई एम टेलिंग। सो खाली फिजिकली सेपरेशन से उतना बड़ा बीमारी नहीं आएगा, लेकिन समथिंग आएगा। खाली मेंटल इमोशन से डायरेक्ट कैंसर तक नहीं पहुंचेगा। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, फिजिकल सपोर्ट इज ऑल्सो कैंसर के लिए आएगा। मेंटल डीमोटिवेशन और मेंटल इफेक्ट, सपोज डर बैठ गया तो एक हस्बैंड वाइफ को हमेशा डरा के वो वाइफ क्या करे, कुछ सर्दी खांसी के लिए, नहीं तो स्किन के लिए तो दवा लिया, देन मेंटली ऑलरेडी डीमोटिवेटेड डाउन साइड, देन फिजिकली डाउन, देन दीज टू प्रॉब्लम्स गोज टू द कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्रॉब्लम, गोज टू द Exactly. Is it correct or not? 101% correct, sir. And what you're saying is the base of homeopathy, sir. Yes. This is the only base. Yes. Master Hahnemann. Holistic approach is this, sir. Mind and body and disease. Definitely, sir. Mind, body and disease. This is called seed, Mind soil and disturb हो गए environment. तो body disturb हो गए तो then disease पहुंचेगा। Definitely. जैसे I am giving a perfect example, sir. Seed, soil and environment. Yes. These three things are responsible for growing. Seed बोले तो suppression, soil बोले तो mind, and environment बोले तो बीमारी and the medicine that are various type of medicine. Triggering, sir. This is the basic reason for pathology. And आपने जो कहा अभी, जिस तरह के इमोशंस की बात कही सर, देखिए जैसे एक हस्बैंड है, वो अपने बच्चे को बहुत डांट रहा है, ठीक, उस डांट की वजह से बच्चे को कोई एक्यूट बीमारी लग गई, मान लीजिए उसको रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ, या उसको थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड हुआ। अब क्या हुआ, अब कफ एंड कोल्ड का रीजन वो इमोशन था, उस इमोशन को करेक्ट ना करके हमने वो मेडिसिन दी जिससे कि उसका कफ
या कोल्ड ठीक हुआ, दैट मेडिसिन ऑलरेडी इमोशन इज कॉल्ड इम्यूनोसप्रेस, सुना होगा, इमोशंस इज कॉल्ड इम्यूनोसप्रेस, हमारी इम्यूनिटी को हमारे इमोशन सप्रेस करते हैं, दैट्स नेगेटिव इमोशन। इफ पॉजिटिव इमोशन देयर इज अ बूस्ट ऑफ योर इम्यूनिटी, दैट नेगेटिव इमोशन में बंदा है ऑलरेडी, उसको एंटीबायोटिक या कोई भी अदर मेडिसिन दिया गया, तो मेडिसिन ने क्या किया, उसको और सप्रेस किया, तो वो डबल सप्रेशन हो गया, इमोशनल सप्रेशन प्लस मेडिसिनल सप्रेशन प्लस इन्वायरमेंटल सप्रेशन। और ये इसमें तीनों में इंपॉर्टेंट क्या है? इन सब में इंपॉर्टेंट है, देखिए तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा है इमोशनल सप्रेशन। Yes. This is the center सेंट्रिक of our इमोशंस body. आर द की ऑफ एवरी पैथोलॉजी सर। correct. और अब जब जाएंगे तो बीमारी के दो, हिप्पोक्रेट ने दो ही कॉज बोले बीमारी के, द फर्स्ट कॉज इज साइकिकल इनिमिकल फोर्स एंड फिजिकल इनिमिकल फोर्स। देन फर्स्ट इनिमिकल फोर्स इज साइकिक, तो साइकिक दैट मीन्स एवरी नेगेटिव इमोशन अफेक्ट आवर सेल्स, और ये प्रूवन भी है सर। अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए हमारे इमोशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये प्रूवन है, और वो इमोशंस क्या होते हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रिगर करते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे सेल्स में जाके न्यूरोट्रांसमीटर की क्वालिटी के हिसाब से नेगेटिव और पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं, और वो नेगेटिव पॉजिटिव चेंजेस ही आगे जाके डिजीज़ में चेंज होते हैं। तो हमारा इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट, आज के ज़माने में हम इमोशनली वर्नेबल हैं सर, हर एक चीज़ के लिए, चाहे छोटी बीमारी चाहे बड़ी बीमारी, हमारे पास पेशेंट आता है। इमोशंस पहले भी थे ना, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल से पहले। डेफिनेटली सर, इमोशन पहले इमोशंस आर ऑलवेज विद अस ओनली। इमोशन थे सर। Emotions are always with us. अभी 300-400 years back also emotions are there. 100 years back also, now also emotions are there. दैट उस इमोशंस में सर और आज के इमोशंस में बहुत फ़र्क है। उधर लॉयलिटी थी, इधर आज Emotions are the reflection of the constitution. Whatever may be, जो प्रॉब्लम आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रिएक्ट करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। सेम प्रॉब्लम को दूसरा आदमी अलग रिफ्लेक्ट करेगा, सेम प्रॉब्लम को वन पर्सन रिफ्लेक्शन एक्सप्रेशंस आर द दिस इज कॉल्ड सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन सर। कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो इमोशन है हमेशा से रहा है सर, बट हमारा इमोशन का हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशन हमारे इन्वायरमेंट से रहा है, और इन्वायरमेंट बहुत तेज़ी से बदलता है, और हर इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है, माहौल जो हमारा है, हमारा सिचुएशन है, पहले सिचुएशंस पहले भी रहते थे ना, सिचुएशन पहले रहता था सेम सर। रहता था पहले भी एक जानवर को देखे तो डरने का रहता था पहले, वॉट एवर। सो सेम सिचुएशन, सेम इमोशंस पहले भी थे। अभी कहीं को कैंसर आ रहा, पहले नहीं थे। एग्जैक्टली कैंसर अभी क्यों आ रहा है, क्योंकि कैंसर जो है वो आर्टिफिशियली जो हमारा इमोशन है, जैसे अभी ना वर्नेबिलिटी ज़्यादा हो गई है सर, हमारा एंड्यूरेशन पावर कम हो गया, इमोशन से क्यों हुआ मीन्स ये भी पहले भी थे ना, वही बोल रहा हूँ मैं सर। दीज आर द सिचुएशंस हमारा ये जनरेशन। इसका एक रीज़न है सर, हमारा जो आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल है वो एक रीज़न है, हमारा फूड हैबिट एक रीज़न है। हमारा ये जो लाइफस्टाइल है, ये जो फूड हैबिट है, हम जो मेडिकेशन से वीक हो रहा बॉडी। हाँ मेडिकेशन बिल्कुल सही, जो लाइफस्टाइल से नहीं, बिकॉज ऑफ मेडिकेशन। डेफिनेटली मेडिकेशंस नहीं थे। हाँ, इतनी दवाइयाँ पहले नहीं थी। मेडिकेशंस हुआ Exactly. बिकॉज ऑफ मेडिकेशंस, फिजिकली सप्रेशंस, फिजिकली वीकनेस ज़्यादा हुआ, जब इमोशन इज आल्सो ट्रिगरिंग दैट दोज प्रॉब्लम। जस्ट आई एम थिंकिंग इट इज राइट। मेडिकेशन और सर इन शॉर्ट कहा जाए तो वेरी इजी मेडिकेशन, दुकान से भी जाके दवाई ले सकते हैं। वी आर नॉट कंसल्टिंग अ डॉक्टर फॉर फीवर, वी आर नॉट कंसल्टिंग डॉक्टर फॉर एनी पोल्यूटिंग। हाँ, सो ये जो इजी मेडिकेशन है और कॉम्प्लेक्स मेडिकेशन, इजी प्लस इजीली अवेलेबल कॉम्प्लेक्स मेडिकेशन विल क्रिएट अ मेजर प्रॉब्लम सर। स्किन का प्रॉब्लम आजकल देखा होगा आपने, स्किन का प्रॉब्लम का सबसे मेजर कॉज जो है वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ दैट कॉस्मेटिक। अभी आजकल देखा होगा सर, आप हेल्दी होने का बहुत लोगों को, तो वो जो स्टीरॉयड एंड वो क्या नाम के मल्टीविटामिन्स unnecessarily we are taking medicine for everything. Yes. For steroid and for obesity, उसको भी एक्सरसाइज ना करके। obesity बोले तो कल I went to one restaurant, one coffee shop. ना చుట్టూ पूरा मेरे सराउंडिंग के में 20 पीपल थे, उसमें एक ही आदमी पतला थे सब डुम्मू थे, बड़ा बड़ा। उसको देखे तो मेरे को डर लग रहा। Means people are more obese. This is the basic reason sir. Previously, because easily ना हम लोगों को फूड मिलने लगा। फ्रीडम का टाइम पे वो फोटोज देखे तो, वीडियोस देखे तो
सब पतला पतला ही रहते थे, अभी पूरा मोटा हो गया। हाँ, अब पुराने वीडियो आज से 30-40 साल पीछे हाँ, जाएं तो सर सब लोग हाँ। दुबले पतले रहते हैं, कोई बिल्कुल सही एक आदमी 20 आदमी में एक आदमी पतला दिख रहा, 20 का 20 ओबेस दिख रहा। क्या चल रहा, क्या कहाँ जा रहे हैं दिस हम, इज वेयर वी आर गोइंग। मेडिकेशन सर, हर चीज़ के लिए दवाई है, वही। हर चीज़ के लिए मेडिसिन। इवन आपको अब मार्केट में जाओ सर, हर चीज़ के लिए मेडिसिन है। आपको पतला होना है, मेडिसिन है। आपको गोरा होना है, मेडिसिन है। आपके मसल्स बनने चाहिए, छोटी medicine है। मेडिकल शॉप बन रहा घर में। हाँ, छोटा मेडिकल शॉप बन गया। हम पहले घर दवाई के लिए दूर जाते थे, लेकिन अब एंटीबायोटिक से लेके स्टेरॉइड छोटी तक। मेडिकल शॉप, अभी जो नया घर बना रहे हैं, दिस इज द मेडिसिनल कबोर्ड, मेडिसिन से रखने का कबोर्ड है। डेफिनेटली सर। हो उसको बीमारी को, एक शैतान को लेके आके उधर रख रहा हम, वो इतना इफेक्ट कर रहा हमारा बॉडी में, कितना कॉम्प्लिकेशंस कर रहा, कितना सिंपल मेडिसिन इज आल्सो, इट इज़ अ केमिकल, इट इज़ लाइक ए पेस्टिसाइड्स दैट अफेक्टिंग ए लॉट इन आवर बॉडी। ये देखिए सर, हमारे यहाँ क्या है, मज़ेदार बात क्या है, यानी अगर मेडिसिन की बात करें तो सबसे अच्छी बात क्या है कि होम्योपैथी में हमारी दवाई का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और छोटी बड़ी बीमारी है, मेडिसिन खाने की अगर लोगों को आदत ही हो गई है तो छोटी बड़ी बीमारी के लिए सबसे पहले वो प्रेफर करें। फिर कई को होम्योपैथी फेल हो रहा ज़्यादा केसेस में, मीन्स सो मेनी के पीपल आर नॉट फॉलोइंग सीरियसली। देखिए सर, 5 to 10% अभी पीपल आर। मैंने आपको बताया और आपने बड़े अच्छा जवाब दिया, होम्योपैथी क्यों फेल हो रहा है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। As we are discussing, हाँ। it is a good science. As we are discussing, Why it homeopathy is a practically, it is result oriented. Then why people are not accepting? Some people are not accepting. Only few people only accepting. What is the reason behind of this? आपका सवाल बहुत अच्छा है सर कि होम्योपैथी क्यों फेल हो रहा है, होम्योपैथी क्यों आज सक्सेसफुल नहीं है, लोग होम्योपैथिक दवाई खा के भी बीमार क्यों हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट भी है आज के ज़माने में, हमारे लिए भी है सर। और जितने होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं, जितने होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और प्लस जितने होम्योपैथिक पेशेंट हैं, उनके लिए भी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है, दैट इज वो पब्लिक चाहता है, इम्पॉर्टेंट है। व्हाट वी आर सेइंग, आप मैं भी पढ़े होम्योपैथी, आप भी पढ़े होम्योपैथी, होम्योपैथी अच्छा है बोलते सब लोग बोलेगा, इट इज़, बट पब्लिक के लिए पब्लिक क्यों तो नहीं फॉलो। बहुत अच्छा सवाल है सर कि हम तो कहते हैं जो होम्योपैथी की होम्योपैथी बहुत अच्छी है, हम भी कहते हैं होम्योपैथी से नेचुरल डिजीज़ का इलाज होता है, लेकिन अगर बाहर हम देखें तो बहुत सारे लोग होम्योपैथिक दवाई खाते भी हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता। हमारे इतने कहने के बाद भी, हमारे इतने एफर्ट के बाद भी, तो देखिए हर एक साइंस के ट्रीटमेंट का अपना एक अलग रास्ता है सर। होम्योपैथी में हम दवाई देते हैं, बट मेडिसिन इज़ द वन वे। किसी भी इंसान को ठीक करने के कई रास्ते होते हैं और हर रास्ते को एक साथ लेके चलेंगे तभी पेशेंट ठीक होता है। मेडिसिन पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट आपका डाइट है जो मेडिसिन के साथ आपको लेने के लिए कहा जाता है। हमने रेमेडी बहुत अच्छी दी लेकिन आपने डाइट को फॉलो ही नहीं किया। विदाउट होम्योपैथी डाइट से कैंसर ट्रीट कर सकते हैं? बहुत सारे लोग अब सर ये बताइए, अभी जो मेडिसिन का सिस्टम है क्या ये पहले तो नहीं था और पहले कोई बीमारियां नहीं थी, क्योंकि पहले डाइट बहुत अच्छा इसका था। आंसर मैं बोलता हूँ। हाँ, मैं ही सवाल पूछा, मैं ही, विदाउट होम्योपैथी मेडिकेशन इज़ द रूट ट्रीटमेंट। रूट को ट्रीट नहीं कर रहे, होम्योपैथी दवा नहीं लिया तो, लेकिन सुपरफिशियली डाइट से कंट्रोल हो रहा। कंट्रोल बोले तो पोस्टपोन होता प्रॉब्लम, लेकिन ट्रीट नहीं होता। रूट डिस्टर्बेंस को ट्रीट करे तो ही ट्रीट हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, रूट कॉज तो ठीक करना है। वही तो मैं कह रहा था कि मेडिसिन पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट आपका डाइट है, तीसरा पार्ट आपका एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज है। वो अवॉइड नहीं कर सकते ना, बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं सर। सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकते, वी हैव टू फेस द सिचुएशंस। जब तक वो सिचुएशन रहेगा सर, तब तक मेडिसिन उस सिचुएशन को हटाने के लिए दिया जा रहा है। हाँ। और वो मेडिसिन उस रूट कॉज को हटाएगा, लेकिन रूट कॉज के हिसाब से ही रेमेडी दिया जाता है। और रूट कॉज जो होता है उसका एक्साइटिंग फैक्टर हमारा इन्वायरमेंट और डाइट होता है। तो हमें तो उस रूट कॉज के हिसाब से प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। अगर हम प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो वो रूट कॉज बना ही रहेगा। अब आपके पास बहुत सारे केसेस, कैंसर केसेस है, कॉमन एक्सप्रेशन क्या है पेशेंट का? मुझे व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन, व्हाट इज़ द सोल्यूशन? देख, जस्ट कैन गिव द दिस। देखिए, जितने भी कैंसर पेशेंट मैंने देखे हैं सर, सबसे कॉमन एक्सप्रेशन कैंसर पेशेंट के साथ होता है उसका बड़ा डर। पहला उसको वो डर को निकाल नहीं कर सकते हाँ, ना हम। डर को निकाला, डर जो बहुत बड़ा है, तो डर को फियर मैनेजमेंट टाइप ऑफ काउंसलिंग। देन दूसरा सर, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कैंसर के साथ, वो उसका पेन होता है सर। कैंसर का जो बिगेस्ट कॉम्प्लिकेशन है उसका पेन है। अब
पेन को ठीक करने के लिए बहुत अच्छे से हर एक पेन के हिसाब से अलग अलग मेडिसिन हमारे होम्योपैथी में है। दूसरा जो सबसे कॉम्प्लिकेशन होता है, पेशेंट कैंसर के साथ आता है, दर्द और दर्द के बाद वो कैंसर का जो ग्रोथ है ना, वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए कि भाई जितना पेशेंट का ग्रोथ हुआ है उससे ज़्यादा ग्रोथ ना हो। उसके लिए भी बहुत सारे मेडिकेशंस होम्योपैथी में हैं जो उस ग्रोथ के कैरेक्टर को देख के, उसका लोकेशन देख के, उसके ग्रोथ के मोडालिटीज़ हम होम्योपैथी में देखते हैं कि भाई जैसे और जगह क्या है सर, पेन के लिए केवल एक ही दवाई है, पेन किलर। हमारे यहाँ एक पेन के लिए कई दवाइयाँ हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ पेन, ओरिजिन ऑफ पेन। वही तो इस हिसाब से हम मेडिसिन देते हैं। सोसाइटी में क्या है, कैंसर बोले तो सिंपैथी दिखाते हैं, एम्पैथी में रखते हैं, फिर ऐसा ये भी बहुत अलग बड़ा अलग अलग సైడ్ से वो క్యాన్సర్ आ गया उसको అసలు ఆయన క్యాన్సర్ వచ్చింది మనం ఏం చేయాలి, సో అంటే ఇంకా తప్పదు నాకు లేదు, ఐఎమ్ లక్కీ ఆయనకుంది, వాళ్ళని చూసి బాధపడము, ఫీల్ కావడము, వాళ్ళంటే ఒక సింపతి చూపించడం, ఇవన్నీ కూడా ఇవే కనిపిస్తాయి కానీ సొల్యూషన్ సైడ్ ఎవరు ఆలోచించరు. చాలామంది ఒక అతను మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, ఎందుకంటే హోమియోపతి ఎందుకు నమ్మరు అనే దానికి ఐఎమ్ టెలింగ్. చాలామంది వాళ్ళ ఫాదర్కి లివర్ క్యాన్సర్ వచ్చింది, లివర్ ట్యూమర్ క్యాన్సర్ వచ్చింది, దాన్ని ఆపరేషన్ చేయించాలన్నాడు, ఆపరేషన్ చేయించాడు. సో ఆపరేషన్ చేయించినాక హోమియోపతి స్టార్ట్ చేయ బాగుంటుంది, అట్లీస్ట్ ఆపరేషన్ చేయించినాకైనా సరే హోమియోపతి సపోర్ట్ తీసుకుంటే మళ్ళీ రికరింగ్ కాకుండా ఉంటుంది. సర్జరీ అంటే ఏమైందంటే కనుక ఊరికే ట్యూమర్ తీయడమే ఉంటుంది, బట్ దాని రూట్స్ని తీయలేము. సో ఎంత చెప్పినా సరే స్టిల్ హీ ఈజ్ నాట్ బిలీవింగ్, హీ ఈజ్ నాట్ కమింగ్ ఓ ఫ్రెండ్. సో వై మీన్స్ ఒక అసలు హోమియోపతిలో సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేదంటున్నారు, హోమియోపతి అన్ని మెడిసిన్స్తో పాటు వేసుకోవచ్చు అంటున్నారు. బట్ ప్రివెన్షన్ కోసము లేకపోతే కనుక దాని రూట్ కాజ్ ట్రీట్మెంట్ కోసం ఎందుకు వాడకూడదు జనాలు? ఒక్కసారి వాళ్ళు జనరల్గా ఎందుకంటే కనుక వాళ్ళకి ఒకసారి రిలీఫ్ వచ్చే కొద్దీ వాళ్ళకి బెటర్మెంట్కి వెళ్ళిపోయి, సో దే ఆర్ మైండ్ ఈజ్ డైవర్టింగ్. ఇక్కడ క్యాన్సర్ పేషెంట్ల 50% ఆఫ్ క్యాన్సర్ కేసెస్ వాళ్ళ మైండ్ పనిచేయదు, देयर माइंड इट वोंट वर्क डेफिनेटली सर, पूरा फैमिली का माइंड चलाते उधर बिल्कुल फैमिली का प्रेशर, सोशल मेंटल प्रेशर, सोशल फ्रेंड्स का रहता, उसका हिसाब से रहता. देन दे आर डिमोटिवेटिंग उसका पर्सनल प्रॉब्लम को किसको भी बोले तो वो लोग भी नहीं बोलेगा. सारे प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इधर, नॉट ओनली दिस वन. इवन एलोपैथी people are facing, there is no medicine for cancer. मालूम है, every person knows there is no medicine in allopathy. इसको कैंसर को थोड़ा आयुर्वेदिक में, होम्योपैथी में थोड़ा अच्छा है बोल के सब लोगों का मालूम हो रहा आजकल. उसको और सपोर्ट करना और ट्रीट करना, उसको प्रिवेंशन करना. कैंसर को ट्रीट करने से पहले उसको प्रिवेंशन के लिए ट्राई करना. हम सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इसको बोलते हैं ना कि प्री कैंसरस कंडीशंस एट द लेवल ऑफ माइंड एंड बॉडी, इसका पता होना चाहिए, कैंसर का अवेयरनेस पता होना चाहिए. एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी बीमारी स्टार्टिंग में कैंसर जैसी नहीं होती. मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको स्टमक कैंसर है और डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी करना पड़ेगा. कीमो रेडियो के बाद आया था और आज भी वो एकदम नॉर्मल है. जब आया तो उसको सबसे बड़ा कितने डर साल था. हुआ अभी उसको? मेरे पास जब आया तो इलाज करा के आया था, 4-6 महीने हुए हैं और अच्छा. एकदम परफेक्ट है. 6 महीने में आप गारंटी दे सकते मीन्स पूरा कम हो गया बोल के? देखिए गारंटी का मतलब ये होता है सर कि पेशेंट का पेन कम है, पेशेंट की सफरिंग कम है, पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी रहा है विदाउट एनी मेडिकेशन, तो ये गारंटी ही है. कितने दिन दवा खाना पड़ेगा? 6 महीना दवा नहीं नहीं बाद में मीन्स बंद कर सकते नहीं तो कैसे? देखिए सर, बंद तो उसके रिपोर्ट्स के हिसाब से ही करेंगे. किसी भी रिपोर्ट इलाज नॉर्मल आए तो बंद कर सकते हैं, बिल्कुल बंद कर सकते हैं रिपोर्ट नॉर्मल. फिर आए तो तकलीफ? देखिए तकलीफ तो कभी भी किसी को कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमारे पास इलाज शुरू करने का और इलाज एंड करने का एक क्राइटेरिया होता है. एक बार ट्रीट होने के बाद पब्लिक फिर प्रॉब्लम नहीं आते बोल रहा. सर देखिए अगर एक बार ठीक हो गया तो बीमारी वापस आएगी कि नहीं आएगी ये वापस से उसके सीड सॉइल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है. एक बार ठीक हो गया तो बीमारी नहीं आएगी. एक बार ठीक हो गया, अगर उसने अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखा, वो अपने आप को नेचर के हिसाब से जी रहा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, तो बीमारी दोबारा आएगी नहीं. वापस से आने का चांसेस नहीं है सर. होम्योपैथी से एक बार अगर कोई पेशेंट ठीक हो गया, आने का चांसेस बोल रहा आप? नहीं, होम्योपैथी से एक बार कोई पेशेंट ठीक हो गया तो दोबारा बीमारी नहीं आती है. फिर वही बोलना का आने का चांस ही है सर, कोई और बीमारी हो सकती है वी आर ट्रीटिंग पर्सन, वी आर नॉट ट्रीटिंग प्रॉब्लम. डेफिनेटली प्रॉब्लम आया लेकिन पर्सन वीकनेस से आया. बिल्कुल आया. पर्सन वीकनेस स्ट्रेंथ करने से प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, देन दूसरा बीमारी भी नहीं आएगा.
बिल्कुल नहीं आएगा फ्यूचर में दूसरा बीमारी। एक्चुअली दूसरा बीमारी आने का मतलब ये है सर कि अगर इंसान ठीक हो गया है और उसने अपने लाइफ को वापस से वो उसी एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज में जा रहा है, तो चांसेस है कि बीमारी आ सकता है। अगर वो नॉर्मल अपने आप को हेल्दी इन्वायरमेंट में रखता है, स्ट्रेस एंजाइटी से दूर रहता है, तो बीमारी आने के चांसेस है ही नहीं। तो एक बार फिर स्ट्रेस हो गए तो सपोज कैंसर का बीमारी आपका दवा से ट्रीट हो गया, ठीक है, फिर 1 साल के बाद फिर फाइनेंशियल टेंशन हो तो कैंसर आने का चांस रहता? देखिए सारे इमोशंस वापस से बीमारी को ले आते हैं सर। नहीं 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 नहीं, इमोशंस अगर आ रहे हैं वापस से वही इमोशंस हैं। होम्योपैथी से हाँ यू कैन ट्रीट थ्रू इमोशन, इमोशन भी उसको माइंड को नहीं लेगा। एग्जैक्टली सर, अगर हाँ, हमने वही ठीक बोल। कर दिया दोबारा से वो स्ट्रेस आएगा ना, नहीं तो उस आएगा। स्ट्रेस को वो मैनेज कर लेगा। नहीं आएगा। एक बार क्यों बोले तो माई मदर इज अ सफर्ड मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, so doctors told me 6 months time, but I daily taken a step of homeopathy treatment. 3 months में ही उसको पूरा अच्छा होके नॉर्मल रिपोर्ट आके कैल्स्टोनिन लेवल नॉर्मल आके फिर अभी नॉर्मल है। नाउ सी इज 17 years आई थिंक नाउ, हाँ देर इज नो कैंसर। इवन दो बीच में कितना भी इमोशन होने दो उसको नहीं आया, पूरा ट्रीट हो गया, रूट कॉज ही ट्रीट हो गया। फिर कैसे होता? रूट कॉज ट्रीटमेंट के बाद तो नहीं आता। देन इमोशन नहीं आएगा उसको, मीन्स इमोशनल इन्वॉल्व हुआ तो भी एक बार पूरा डाइवर्ट हो जाएगी। एक बार ट्रीट होने के रूट से ट्रीट हो गए ना। अभी 6 से 17 years से आई डिड नॉट गिविंग एनी मेडिसिन। पहले एक 6 months और 1 year गिवन मेडिसिन, सी इज टोटली कम्प्लीटली नॉर्मल। लास्ट एवरी ईयर आई विल चेक द कैल्स्टोनिन लेवल, इट इज़ नॉर्मल, देर इज़ नो थायराइड प्रॉब्लम, देर इज़ नो दिस वन। उसका स्लीप अच्छा है, उसका इमोशन अच्छा है, उसका माइंड भी अच्छा है। पहले टेंशन ज़्यादा लेते थे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ दूसरा इमोशन टेंशन होती भी टेंशन नहीं ले रहा। मेंटली इज ऑल्सो सी इज अ परफेक्ट। अगर मेंटली परफेक्ट हो गया सर तो कोई बीमारी आने का चांस आपका नहीं। दवा से मेंटली परफेक्ट हो रहा ना, दिन पैसे मीन्स उसको इफेक्ट को भी स्ट्रांग हो जाएगा ना। एग्जैक्टली देन वीक हो गए तो आएगा। यू आर गिविंग मेडिसिन फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ इमोशन वट एवर मे बी विथ योर मेडिसिन, देन बड़ा तकलीफ भी छोटा दिखेगा। जनरल ऐसा रहता। हाँ होता है। So ऐसा, बिल्कुल, so I एकदम। seen so many cases of your successful cases. I asked inquired one case, sir given Gauri Shankar sir given medication for cancer. So I am very much physically, mentally better now. My sleep is also better. So I am very much पहले confusion से आपके पास आए करते, then confidence से she is telling. बिल्कुल आते हैं So confidence I am having a hope on my life. That is a greatness. That is the greatness of your system. ऐसा कैंसर केसेस को सबको होप दिखाना। पीपल आर భయపడిపోతున్నారు, పీపుల్ ఆర్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ దెమ్సెల్ఫ్. సో వాళ్ళకంతా కూడా హోమియోపతి ఈజ్ ద సొల్యూషన్. హోమియోపతి ఈజ్ ద ఇట్ ఈజ్ అ డైనమిక్ ఫోర్స్, వాట్ ఎవర్ మేబీ వీఆర్ డిస్కసింగ్ డైనమిక్ ఫోర్స్. సో అటువంటి సిస్టమ్ యూ కెన్ गिव अलॉन्ग विथ अदर मेडिकेशंस आल्सो, इट इज़ मोर इफेक्टेबल. एक बार कम होने के बाद मेरे ख्याल से वापस आने का भी चांस नहीं है. बिल्कुल सर एक बार अगर हमने किसी पेशेंट की रूट कॉज को ठीक कर दिया तो वो रूट कॉज का अंडरस्टैंडिंग बॉडी ले लेता है और दोबारा उसको बीमारी आने के चांसेस नहीं होते हैं. फिर कोई और छोटी मोटी बीमारी आ सकती है लेकिन अब दोबारा से वो बड़ी बीमारी कभी नहीं आएगी क्योंकि हमने उसको रूट कॉज से ठीक As you are saying, you are not treating cancer, you are treating person. पर्सन. Then person treat हो गया तो कैंसर कैसे आएगा? नहीं आएगा. बिल्कुल नहीं आएगा सर. This is the logic in homeopathy. एग्जैक्टली सर, दिस इज द लॉजिक इन होम्योपैथी. एक बार अगर पर्सन ठीक हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ठीक हो गया तो दोबारा से वो बीमारी उसको अफेक्ट कर नहीं सकती. एग्जैक्टली अच्छा कर रहे हैं. सो इट इज़ सो ग्रेटफुल and it is so helpful for Telugu people. You are visiting monthly once to Hyderabad for cancer cases treating. సో గౌరీ శంకర్ గారు ఈరోజు అసలు క్యాన్సర్ కేసెస్లో అంత ఎక్స్పర్ట్ అయి నాలెడ్జ్ అయ్యండి. మన ఈరోజు మనకు క్యాన్సర్ కేసెస్ కోసం ఆయన ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ రావడము, మంత్లీ వన్స్ ఆయన కన్సల్టేషన్స్ తీసుకోవడం అనేది ఒక వండర్ఫుల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పవచ్చు. సో దీన్ని ఉపయోగించుకొని మీకు ఏమాత్రం డౌట్స్ ఉన్నా సరే జస్ట్ అతను విజిట్ చేసి, ఎందుకంటే చాలా క్యాన్సర్ కేసెస్ నేను చూస్తుంటాను, ఆయన చెప్తుంటాడు लास्ट स्टेज. असल कैंसर में कितना स्टेजेस रहता है, कैसे बोलना सर? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज. आपका कौन सा केसेस सर कौन सा स्टेज में आप मोस्टली सर हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस दे सकते हैं? मोस्टली हमारे यहाँ जो केसेस आते हैं सर, मोस्टली जो आते हैं वो थर्ड फोर्थ स्टेज में आते हैं. अब होम्योपैथी हैविंग कैपेसिटी कि उस फेज़ में भी हम पेशेंट को ठीक कर लेते हैं, पेशेंट को वापस से रिवर्स लेके आते हैं. अगर पेशेंट फर्स्ट स्टेज,
सेकंड स्टेज में डायग्नोसिस हुआ और डायग्नोसिस के बाद वो किसी और मेडिकेशन में ना जाके अगर वो होम्योपैथी में आता है तो हम पेशेंट को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं, बिकॉज तब तक बीमारी नेचुरल होती है, उस बीमारी को अननेचुरली हम जो है अफेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो पेशेंट को ठीक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम एश्योरिटी दे सकते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ओके, ठीक है, बाकी जो लास्ट स्टेज है उस स्टेज में भी पेशेंट को हम सिम्टोमेटिक रिलीफ दे देते हैं और बहुत अच्छे से रिकवर होता है पेशेंट, क्योंकि इम्यूनिटी इतनी डाउन होती है बाकी के मेडिकेशन के बाद, कीमो, रेडियो, टारगेटेड थेरेपी के बाद उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, फिर भी हम धीरे धीरे करके उस पेशेंट को वापस से उसकी ज़िंदगी में ला सकते हैं होम्योपैथिक दवाई से। సో నేను చూసిన ఎక్స్పీరియన్స్తో నాకున్నటువంటి హోమియోపతి ఎక్స్పర్టైజ్ నాలెడ్జ్ తోటి గౌరీశంకర్ గారి క్యాన్సర్ కేసెస్ అయితే చాలా బాగా రిజల్ట్ ఇస్తున్నాయి. ఆయన దాదాపుగా 45 మినిట్స్ కేసు తీసుకోవడము, సో ఎప్పుడైతే కేసు తీసుకున్నాక అనాలిసిస్ తోటి ఎప్పుడైతే మెడిసిన్ సెలెక్షన్ జరిగిందో అప్పటి నుంచి చాలా వరకు ఇంప్రూవ్ కావడము, కేసెస్ బెటర్ కావడము. కొన్ని ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ అంటే ఎవరైనా బెడ్ రిడన్ కేసెస్ అంటే ఏమైందంటే ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్గా ఉండదు కాబట్టి వాటిలో కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉందని చెప్తున్నాడు. బట్ ఫస్ట్ స్టేజ్, సెకండ్ స్టేజ్లో క్యాన్సర్ కేసెస్ని ఈజీగా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. థర్డ్ స్టేజ్లో ఇంకా మనం బెటర్మెంట్ కండిషన్కి తీసుకొని రావచ్చు. ఫోర్త్ స్టేజ్ కేసెస్ అయితే కొంచెం కష్టం అని చెప్పవచ్చు అనేది ఆయన చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఫోర్త్ స్టేజ్లో ఎందుకంటే కనుక అన్నీ ఆడ క్యాన్సర్తోనే కాదు మెడిసిన్స్తో కూడా డిస్టర్బ్ అయిపోయి ఉంటుంది. डेफिनेटली గెట్ దట్ నాట్ ఓన్లీ ప్రాబ్లం, मेडिसिन medicines का also इफेक्ट more more pushing to the fourth stage. मोर प्रॉब्लमेटिक देन कैंसर इज देयर मेडिकेशन। हाँ, फर्स्ट स्टेज में माइंड एंड बॉडी इफेक्ट डिस्टर्बेंस से आता, सेकंड स्टेज में ज़्यादा देर करने में डीपर इट गोज़ टू डीपर दिस वन. थर्ड स्टेज में मेडिसिन से थोड़ा रिकवर होने का, डिस्टर्ब होने का, रिकवर होने का, डिस्टर्ब होने का रहता. फोर्थ स्टेज इज द मेनली प्योरली कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द मेडिसिन, देन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कार्सिनोमा. कार्सिनोमा దీస్ టూ ఎఫెక్ట్ ఆర్ ద డేంజరస్. ఆ స్టేజెస్ని కొంచెం హోమియోపతిలో కష్టమని చెప్పవచ్చు, ఒక్కోసారి ట్రీట్ చేయలేము కూడా చెప్పవచ్చు. నాకున్నదంతా ఆయనకి దాంతో. సో ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ హోమియోపతిని ట్రై చేసి దీన్ని రూట్ కాజ్లోనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే, అంటే నాకు ఏం భయపడకుండా సో ఒక ఛాన్స్ తీసుకోగలిగితే అటువంటి క్యాన్సర్, ఎందుకంటే నేను చూశాను కేసెస్. సో ఇక్కడ క్యాన్సర్ అనేది మనకు కాన్స్టిట్యూషనల్ బేస్లో ట్రీట్ చేస్తారు కాబట్టి గౌరీశంకర్ గారు ఈజీగా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు ఒకవేళ ఏదైనా మెడికేషన్స్ అన్నా మీరు అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ 2 to 3 monthsలోనే ఫస్ట్ స్టేజ్లో యూ విల్ గెట్ రిజల్ట్ అంటే ఏంటి, మెంటల్గా, ఫిజికల్గా, ప్రాబ్లమ్ వైజ్, డిసీజ్ వైజ్గా మీకు బెటర్ అనిపిస్తుంది అంటే కనుక ఇట్ ఈస్ అ హీలింగ్ యువర్ సిస్టమ్. एग्जैक्टली सर, healing your entire constitution. హీలింగ్. సో మైండ్ హీల్ కావాలి, బాడీ హీల్ కావాలి, సో ప్రాబ్లం హీల్ కావాలి. ఈ హీలింగ్ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అది హోమియోపతి ద్వారా చేసుకోవచ్చు. సో దయచేసి కాన్ఫిడెంట్గా ఒక దీన్ని ఒక మైండ్లో నుంచి క్యాన్సర్ రాకపోతే ఏ విధంగా అయితే మనం బిహేవ్ చేసామో, క్యాన్సర్ వచ్చిన తర్వాత మన మైండ్లో ఏదైతే ఫియర్ ఉందో ఆ ఫియర్ని మనం తీసేసి ఒక ధైర్యంగా మీరు సో హోమియోపతి లాంటి సైంటిఫిక్ సిస్టాన్ని అప్రోచ్ కాగలిగితే, గౌరీశంకర్ గారి దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకోగలిగితే ఇట్ ఈస్ సో నా పర్సనల్గా చెప్తున్నా, ఐ సీన్ సో మెనీ కేసెస్. సో వండర్ఫుల్ జాబ్ హీ ఈస్ డూయింగ్. సో మంత్లీ వన్స్ హీ ఈజ్ విజిటింగ్ టు హైదరాబాద్. సో प्लीज़ टेक केयरिंग ऑफ योर. ये कीमोथेरेपी के बाद होम्योपैथी का इफेक्ट कैसे रहता? देखिए सर, फिजियोथेरेपी के बाद होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी के साथ होम्योपैथी का इफेक्ट जस्ट यू कैन एक्सप्लेन टू पब्लिक एजुकेशन. देखिए सर, कीमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो या फिजियोथेरेपी हो, इसके साथ होम्योपैथिक इलाज कैसा रहता? तो देखिए, होम्योपैथी एक मेडिकल सिस्टम ऐसी है जो हम कीमोथेरेपी के साथ भी दे सकते हैं। रेडियोथेरेपी चल रहा पेशेंट का, उस दौरान भी हम इस दवाई को दे सकते हैं। फिजियोथेरेपी इज़ द पार्ट ऑफ, तो वो उसके साथ भी हम होम्योपैथी का मेडिसिन दे सकते हैं। एक्चुअली कीमोथेरेपी अगर पेशेंट का चल रहा है तो कीमोथेरेपी से जो पेशेंट का वाइटलिटी लॉस होता है उसके लिए भी अलग से हमारे यहाँ मेडिसिन है, अलॉन्ग विथ कैंसर मेडिकेशन. जो रूट कॉज का मेडिकेशन है, जो कैंसर का रूट है, उस रूट के साथ साथ सुपरफिशियली ना पेशेंट में जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं अलॉन्ग विथ मेडिसिन. आपके साथ कैंसर केसेस कई को फेल होते हैं, जस्ट यू कैन एक्सप्लेन. देखिए, हमारे साथ कैंसर पेशेंट फेल होने का 1-2-3 रीज़न है सर. सबसे बड़ा रीज़न है कॉन्टीन्यूअस मेडिकेशन. वो हम चाह के भी हम चाहते भी हैं. आई एम नॉट टेलिंग द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एलोपैथी. आई एम नॉट आस्किंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एलोपैथी. आपका ट्रीटमेंट में कैंसर केसेस फेल कैसे होते, कई को होते? हाँ सर, हमारे ट्रीटमेंट में कैंसर केसेस के फेल होने का सबसे मेन रीज़न होता है वो मेडिसिन कंटिन्यू करते हैं.
कंटिन्यू नहीं करते हैं। मेडिसिन कंटिन्यू नहीं करते, वो भाग जाते हैं। वो जो आपने बोला ना, बाहर बहुत सारे लोग हैं, होम्योपैथी से क्या होता, ठीक नहीं होता, ये जो बहुत सारे जो लोग ज्ञान देने वाले बाहर हैं, अदेले वो बाकी लोग बहुत सारे ज्ञान देते हैं, उनको होम्योपैथी का नॉलेज नहीं है, बट फिर भी वो होम्योपैथी का नॉलेज उनको देते हैं। मैक्सिमम जो केसेस, कुछ लोग तो ठीक होने, उनका पूरा का पूरा वायलिटी रिटर्न हो रहा है सर, उनका कैंसर मार्कर डाउन हो रहा है, फिर भी किसी रिलेटिव ने कहा कैंसर से कुछ नहीं होता, ये बढ़ जाएगा। सही बोले। देयर इज़ नो साइन ऑफ इंक्रीजमेंट, बट किसी चार बाहर के लोगों ने कहा कि इस इलाज से कुछ नहीं होता है, तो लोगों को होम्योपैथी का नॉलेज नहीं है सर। मैक्सिमम केसेस फेल होने की रीजन होता है वो, हम देखिए क्या होता है सर होम्योपैथी में। एक सक्सेसफुल केस, सिंपल केस, मैं आपको जस्ट यू कैन एक्सप्लेन। मैं बताता हूँ सर, बहुत एक सक्सेसफुल केस है मेरा। एक पेशेंट जिसको एक बीमारी होती है सर, पीवीडी, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, वो एक तरह का कॉम्प्लिकेशन होता है, पूरा का पूरा जो ब्लड वेसल्स है वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, सड़ रहा होता है पूरा का पूरा, और रेगुलरली उसका पैर कट करना पड़ता था। ये बात है, वो पेशेंट मुझे लगता है कानपुर का पेशेंट था। तो दो भाई एक साथ बीमार हुए, कंजेनिटल डिजीज़ थी, दोनों भाइयों को एक साथ बीमारी हुई। एक भाई ने डिसाइड किया कि मैं होम्योपैथी से इलाज कराऊंगा, और एक भाई ने कहा कि होम्योपैथी कुछ नहीं होता है, मैं एलोपैथी से इलाज कराऊंगा। तो एक घर में वॉर का सिचुएशन था, एक भाई होम्योपैथी, एक भाई एलोपैथी, बीमारी दोनों की सेम थी। अब मैं भी डर गया थोड़ा स्टार्टिंग में, भाई क्या कहते हैं, ये तो कॉम्पिटिशन है। तो अब ये था कि किसकी लाइफ ज़्यादा अच्छे से बेटर हो सकती है। हमने इलाज किया सर, धीरे 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 1.5 साल में पेशेंट को दोबारा से गैंग्रीन या दोबारा से ब्लड वेसल्स का डिस्ट्रक्शन होना बंद हो गया, और वो हमारा पेशेंट रिकवर हो गया पूरी तरीके से एकदम। अब दोबारा उसका यहाँ से दोबारा उसका सर्जरी होके कटना था, या तो डॉक्टर ने कहा कि भाई यहाँ से ऊपर अब नहीं काट सकते, आप ले जाओ। पेशेंट इतना हॉरिबल पेन में था, लेकिन उस पेशेंट की सबसे बड़ी खासियत है, और मैं बताता हूँ सर मेरा एक्सपीरियंस है, जो पेशेंट रुकता है ना, जो पेशेंट टिकता है होम्योपैथी इलाज में, जो पेशेंट टाइम देता है, वो पेशेंट डेफिनेटली ठीक हो जाता है, 100% है। सबसे बड़ा कारण जो होता है, इलाज बीच में छोड़ के लोग चले जाते हैं। मैं सुना एक आपका पैंक्रेटिक कैंसर का केस बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। जी। पैंक्रेटिक कैंसर ज़्यादा दिखते हैं आजकल। ज़्यादा दिखता है सर, पैंक्रेटिक कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। तो उस केस के बारे में बोल रहे थे सर, उसका भाई वापस से बीमार हुआ और भाई का डेथ हो गया। अगर सोसाइटी में होम्योपैथी नहीं तो आप होम्योपैथी भी मीन्स यू आर नॉट ए होम्योपैथी डॉक्टर, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर कैंसर केसेस? अगर होम्योपैथी नहीं है तो अभी नहीं है, होम्योपैथी भी नहीं है सर। देखिए होम्योपैथी नहीं है तो कैंसर का क्योर तो नहीं है सर। फिर व्हाट इज द, तो अगर क्योर ही नहीं है सर कैंसर का, कैंसर छोड़िए, किसी भी बीमारी का क्योर वर्ड, कैंसर जनरेटर इज द एलोपैथी मेडिसिन। डेफिनेटली सर। वो जनरेटर को बंद करे तो होम्योपैथी भी अब नहीं भी होगा तो चलेगा। एक्चुअली जो कैंसर का जो इलाज है, उस इलाज का अननेचुरल इलाज ही बंद हो जाए। रूट काज इज द मोर मेडिकेशंस। मोर मेडिकेशंस थोड़ा बंद करे तो अपने आप पेशेंट ठीक हो जाएगा सर, किसी दवाई की जरूरत ही नहीं। आप अपने आप दवाई बंद करिए, आप मेडिसिन स्टॉप कर दीजिए, जो भी मेडिसिन खा रहे हैं, आपकी बॉडी अपने आप आपको ठीक करने में लग जाती है। उतना इजी नहीं है, आप बोल रहे सिंपल बोल रहे, बहुत डर है ना लोगों का। पीपल आर डर नहीं है बिकॉज दे आर कंटिन्यूइंग ऑलरेडी मेडिकेशंस, सडनली दे विल स्टॉप इट, दे विल गेट कॉम्प्लिकेशंस। सर उसके लिए इट्स नॉट सो इजी टू स्टॉप मेडिकेशंस। इसके लिए होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, मैनेजमेंट करें और उसके साथ बैठ के प्लान करें कि कैसे दवाई कम मेरा एक्सपीरियंस है, कैंसर सोसाइटी में नया आना बोले तो प्राइमरी मेडिकेशन होम्योपैथी को चूज करे तो एग्जैक्टली ప్రైమరీ మెడికేషన్ ప్రథమ చికిత్స హోమియోపతిని కనుక ఎంచుకోగలిగితే మీకు చిన్న చిన్న అక్యూట్ ప్రాబ్లమ్స్, చిన్న చిన్నటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏదైతే ఉన్నాయో, క్రానిక్ జబ్బులు, దీర్ఘకాలిక జబ్బులు రాకుండా చేస్తాయి. దానివల్ల క్యాన్సర్ మనం అవాయిడ్ చేయవచ్చు. बिल्कुल सर. సో చూజ్ యాజ్ ఏ ప్రైమరీ మెడికేషన్ ఫర్ ఆల్ అక్యూట్ కేసెస్. నేను చెప్తుంటాను, నేను ఐఎమ్ ట్రీటింగ్ సో మెనీ చిల్డ్రన్ కేసెస్, అక్యూట్ కేసెస్. నా దగ్గర వచ్చే కేసెస్ కూడా వండర్ఫుల్ అక్యూట్ కేసెస్. సార్ మీరు మెడిసిన్ ఇచ్చాక అసలు మా ఓన్కి జలుబు తగ్గలేదు. సో ఉतना స్ట్రాంగ్ సిస్టమ్ బనేగా బాడీ. बिल्कुल सर. अगर సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్. అంటే ఫ్యూచర్ మే कैंसर ट्रीट చేయడం కంటే కూడా ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ क्योर. आजकल क्या है, कैंसर का बीमारी, कैंसर प्रॉब्लम एलोपैथी दवा से पूरा कॉम्प्लिकेशन आके 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 दे आर गोइंग टू द होपलेस कंडीशन. They are into the last condition. Maybe years together they are suffering.
ईयर्स टुगेदर दे आर सफरिंग, वो लोग होप जाएगा, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली दे आर वीक, दे आर नॉट एबल टू पे मनी आल्सो। बीमारी 2 साल का आया, 3 साल का आया पूरा, फिर भी अच्छा नहीं हुआ बोल, तो उसको लास्ट स्टेज या थर्ड स्टेज में उसको हेल्प करना बोले तो आप होम्योपैथी में कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए सर, होम्योपैथी एक ऐसा मेडिकल साइंस है जिसमें हम पेशेंट को किसी भी स्टेज में उसकी मदद हो सकती है होम्योपैथी से। एक्चुअली बोला ना सर मैंने कि टोटली कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टर्ब हो गया पूरा दवा से। हाँ, तो उसके लिए अलग मेडिकेशन है ना, दिस इज कॉल्ड सिंपल कॉल, उसको हम लोग कहते हैं उसको कि थेरेपेटिकली हम उसको देख सकते हैं ना। जो भी उसका कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टर्ब हो गया है तो हम सुपरफिशियल मेडिकेशन से उसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न लेके आते हैं वापस से। उसका पेन है, उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो कंप्लेन आ रहा है, धीरे धीरे उसके सुपरफिशियल कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करेंगे। एक बार पेशेंट जब ठीक हो जाता है, सारे कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो जाते हैं, तो वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। उसके बाद फिर उसका हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या है सर, जो प्रॉब्लम की बात है ना, कि जब पेशेंट 4 साल, 5 साल, 6 साल हेवी मेडिकेशन से जब ठीक नहीं होता है तो पेशेंट होपलेस हो जाता है सर। वो कहते हैं कि इतने बड़े अस्पताल, इतनी बड़ी दवाइयों से अगर हम ठीक नहीं हुए हैं तो अब ऐसे इस दवाइयों से कैसे ठीक होंगे। ये बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए। सही बोल, करेक्ट है। और ये चैलेंज हमारे लिए भी होता है और ये चैलेंज पेशेंट के लिए भी होता है। यस यस यस। और इस बीच में कैटलिस्ट का काम करते हैं उनके आसपास के लोग। वो कहते हैं इतना बड़ा डॉक्टर, इतना बड़ा अस्पताल, इतना बड़ा मेडिकेशन, बड़ी बड़ी मशीनें, आप जब क्या छोटी है, छोटी छोटी स्वीट गोली से क्या होता? क्या होता है सर, ये बोलते हैं। लेकिन ये बात उनको समझ आए कि ये जो बड़ा सिस्टम है ना, इस सिस्टम के ऊपर होम्योपैथी है। क्योंकि मास्टर हनीमैन आप डूइंग बोलेगा एमबीबीएस मीन्स एमडी। कैसे पब्लिक को मालूम होना? सर, आप पब्लिक को बहुत बड़ा मालूम, सिस्टम है, सो होम्योपैथी सो ग्रेट बोलते, फिर पब्लिक को मालूम होगा सर जब कैसे पब्लिक, पब्लिक का उसको पहुंचना, उसको इसके लिए सर ये पॉडकास्ट हाउ किया यू हमने। कन्विंस पीपल? इसके लिए ये शो कर रहे हैं सर कि लोग कन्विंस हो, लोगों को समझ आए कि भाई सब कुछ करने के बाद अगर हमने वहाँ 4 साल समय दिया है थोड़ा तो लोग क्या है, खाली आयुर्वेदिक दवा से ट्रीट हो जाएगी, थोड़ा सप्लीमेंट्स लिया तो ये क्या है सर ये सुपरफिशियल ट्रीटमेंट अभी कषायम अंटारది। यही तो बोला सर आपने, ये सुपरफिशियल ट्रीटमेंट है ना। हमें रूट कॉज को ठीक करना है ना, रूट कॉज को ट्रीट करना, रूट कॉज इमोशंस को देखना, रूट कॉज को देखना। रूट कॉज को केवल और केवल होम्योपैथी से देखा जा నాకు सकता है। అర్థమైన విషయం ఏంటంటే గౌరీశంకర్ గారి టోటల్ సబ్జెక్ట్లో ఎవరైతే క్యాన్సర్తో సఫర్ అవుతున్నారో, ఎవరైతే క్యాన్సర్ పేషెంట్లు మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారో, వాళ్ళు సెకండ్ ఒపీనియన్ అనేది వేరే సిస్టమ్, ఆల్టర్నేటివ్ సిస్టమ్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఒకే సిస్టమ్ నమ్ముకొని, ఒకే సిస్టమ్ పైన డిపెండ్ అయిపోయి, ఒకే సిస్టమ్ పైన మీరు ప్రయోగం చేసుకుంటూ పోతే, అంటే ఏదైనా ఇబ్బంది పడితే రేపొద్దున దాంట్లో ఒక్కోసారి పాస్ కావచ్చు, ఫెయిల్ కావచ్చు. సో దానికి ప్యారలల్గా ఆల్టర్నేటివ్ థింకింగ్ అంటారు. అంటే కనుక మనం ఇంకొక రకం కూడా ఆలోచించాలి, ఇంకో రూట్ కూడా ఎంచుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి ఈ రూట్లో మనకు బస్సు మిస్ అయిపోతే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఇంకో రూట్ ఏంటి అనేటువంటిది, ఈ రోడ్ బ్లాక్ అయిపోతే ఇంకో రూట్ ఏంటి అనేది కూడా మనం ఎంచుకోగలిగితే, అంటే మొత్తం కన్వర్జేషన్లో నాకు గౌరీశంకర్ గారి టోటల్ టాపిక్లో సెకండ్ ఒపీనియన్కి, డాక్టర్ యొక్క సెకండ్ ఒపీనియన్, సెకండ్ మెడికల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఆల్టర్నేటివ్ మెడికల్ సిస్టమ్ అంటారు. సో దాంట్లో ఫస్ట్ హోమియోపతిని ఎంచుకోవచ్చు, ఒకవేళ ఎంచుకుంటే ఆయుర్వేదిక్ కూడా ఎంచుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ సో నేను చెప్పడం లేదు, బట్ నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్లో సో హోమియోపతి రూట్ కాజ్ని ట్రీట్ చేస్తుంది కాబట్టి హోమియోపతి కొంచెం స్లోగా పనిచేసినా సరే మీకు అలోపతి మెడిసిన్స్ తోటి సపోర్టింగ్గా తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఒక సెకండ్ చాయిస్గా, సెకండ్ ఒపీనియన్గా మీరు కనుక గౌరీశంకర్ గారి ట్రీట్మెంట్ కనుక ఫాలో కాగలిగితే వాట్ ఎవర్ మేబీ యూ డూ ఇట్, నో ఇష్యూ. బట్ సెకండ్ ఒపీనియన్ అనేది కనుక ఒపీనియన్ తీసుకోండి, ఫస్ట్ దీంట్లో నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోండి. ఇక్కడ దీని కాంప్లికేషన్స్ లేనప్పుడు, ఎకనామికల్గా మీకు తక్కువ అయినప్పుడు మీరు ఎందుకు హోమియోపతి వాడకూడదు అనేది నేను క్వశ్చన్. అంతే, మిమ్మల్ని ఏం హోమియోపతి వాడమని చెప్పడంలే. సో దాంతోపాటు ఇక్కడ ఎందుకంటే కనుక యువర్ లైఫ్ సర్వైవల్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఎవర్ మెడికల్ సిస్టమ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. సో యువర్ లైఫ్ సర్వైవల్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఈ లైఫ్ సర్వైవల్ కోసం యూ మే చూజ్ అలోపతి మెడికేషన్, ఆర్ యూ మే చూజ్ ఆయుర్వేదిక్ మెడికేషన్, ఆర్ యూ కెన్ చూజ్ హోమియోపతి మెడికేషన్. ఈ మూడింటిని కంపేర్ చేయగలిగితే ఈ మూడింటిలలో మీకు ఆల్టర్నేటివ్ సిస్టంగా, బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ సిస్టంగా మీరు అలోపతి మెడిసిన్ వాడుకుంటూ డైట్ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ సో హోమియోపతి మెడిసిన్స్ కనుక సపోర్ట్ తీసుకోగలిగితే అట్లీస్ట్ మీకు కొంచెం హెల్ప్ఫుల్ అయినా సరే. సో ఈ రూట్ కాజ్ ట్రీట్మెంట్ ఒక పక్క జరిగిపోతుంటుంది, సూపర్ఫిషియల్ ట్రీట్మెంట్ ఒక పక్క మీకు బెటర్ అవుతున్నా సరే దాని కండిషన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఒకసారి సెకండ్ ఒపీనియన్ కనుక మీరు దాన్ని కనుక స్టడీ చేయగలిగితే అని చెప్పే విధానం బట్టి ఇట్స్ సో హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని చెప్పచ్చు. దెన్
I am very much thankful Dr. Gauri Shankar. I am myself Dr. A.M. Reddy. సో ఆటిజం, ADHD, హైపర్ యాక్టివ్ కేసెస్ని ట్రీట్ చేయడంలో ఐఎమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్. బట్ క్యాన్సర్ని ట్రీట్ చేయడంలో మన గౌరీ శంకర్ గారిని మించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇండియాలో. సో అటువంటి వ్యక్తి మన హైదరాబాద్కి మంత్లీ వన్స్ విజిట్ రావడము, మన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడంలో ఉంది. సో మీరు ఒకవేళ మీరు ఆయన మోస్ట్లీ ఆయన అపాయింట్మెంట్స్ షెడ్యూల్ బిజీగా ఉండొచ్చు. ఒకవేళ మీరు అపాయింట్మెంట్స్ తీసుకొని ఒకసారి ఒపీనియన్ తీసుకొని, మెడిసిన్స్ పక్కన పెట్టండి, ముందు ఒపీనియన్ తీసుకోవడంలో తప్పేం లేదు. సో హోమియోపతి గురించి ఇంకా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసుకొని, సో క్యాన్సర్ని సొసైటీ నుంచి మనం తీసేయాలి, ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకోవాలి అంటే కనుక మనకు తెలిసిన క్యాన్సర్ కేసెస్ కానీ ఎవరైనా క్యాన్సర్తో సఫర్ అవుతున్నా సరే వాళ్ళంతా కూడా సో హోమియోపతి యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని మనం బెటర్ చేసుకుంటూ పోతే ఇట్ ఈస్ సో హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్ టు డాక్టర్ గౌరీ శంకర్ గారు యాజ్ ఏ క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ ఫర్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Thank you so much. Thank you. Hello, myself Dr. Gauri Shankar, cancer specialist in homeopathy, having 13 year experience to treat a multiple type of cancer. So अभी सर ने एक सवाल किया कि भाई क्या कॉम्प्लिकेशन आता है कैंसर पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, उनको ठीक करने का होम्योपैथी से ठीक करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है. कल का एक एक्सपीरियंस है. कल मेरे पास एक पेशेंट आया ब्रेन ट्यूमर का. उनको ब्रेन में ट्यूमर है. वो लगभग तीन साइकिल रेडियो और 3 साइकिल कीमो कराने के बाद कीमो कराने के बाद हमारे पास आते हैं, और जब वो इलाज से कन्विंस हो जाते हैं तो कहते हैं कि हम 1 महीने की दवाई खाएंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि दवाई लेना है कि नहीं लेना है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, पेशेंट होम्योपैथी में समय नहीं देना चाहते हैं. हमारे पास ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, हर ट्रीटमेंट का मेडिसिन बहुत सटीक है, हम अप्रोच बहुत अच्छे से पेशेंट को करके उसके रूट कॉज को ठीक करना चाहते हैं. तो जो कॉज है उस कॉज को ठीक करने के लिए हमें होम्योपैथी में थोड़ा समय लगता है. आप 4 साल 5 साल किसी और सिस्टम में दे रहे हो, आपका ब्लड, आपका पैसा, आपका टाइम, आपका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है. लेकिन जब आप होम्योपैथी के इलाज के लिए आते हो तो कहते हो कि 2 महीने में ठीक हो जाएगा, 3 महीने में ठीक हो जाएगा, 6 महीने में ठीक हो जाएगा. ये सवाल आप अदर मेडिकल सिस्टम से क्यों नहीं करते हो, जब उनको 4 साल के बाद फिर आपको कहते हैं कि भाई अब आप कहीं और देख लो. तो होम्योपैथी एक नेचुरल सिस्टम है और इसका इलाज नेचुरली होता है. नेचुरली आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को डेवलप करने में थोड़ा समय लगता है, और वो समय 6 महीने भी हो सकता है, 7 महीने भी हो सकता है, 8 महीने भी हो सकता है. लेकिन हाँ, उस दौरान आपकी बॉडी रिकवर होती चली जाएगी अनलेस अनटिल आपने हमारी बात को बहुत अच्छे से समझा है. तो होम्योपैथिक इलाज नेचुरल इलाज है. इस इलाज में आपको समय देना पड़ता है. तो जल्दीबाजी में होम्योपैथी का इलाज नहीं होता है. तो ये कॉन्सेप्ट है सर कि लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें ठीक कर दो, 6 महीने में ठीक करो, 2 महीने में ठीक करो. ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है सर, क्योंकि आप उधर 2-2 साल 4-4 साल 10-10 साल के बाद आ रहे हो और आपकी बॉडी में कुछ बचा ही नहीं, तो कैसे हम 2 महीने में ठीक कर सकते हैं. ఇందాక గౌరీ శంకర్ గారు అన్నట్టు హోమియోపతి మెడిసిన్స్ స్లో అనేది కాదు ఆయన ఉద్దేశం. యు ఆర్ కమింగ్ వెరీ స్లో టు హోమియోపతి. 1 వీక్ ప్రాబ్లం తీసుకురండి, 1 డేలో ట్రీట్ అవుతుంది. 2 వీక్స్ ప్రాబ్లం తీసుకురండి, అట్లీస్ట్ 3 days 4 days టైం తీసుకుంటుంది. 1 month ప్రాబ్లం ఇట్ విల్ టేక్ ఏ 10 days టైం. సో 1 year ప్రాబ్లం తీసుకురండి, ఇట్ విల్ టేక్ ఏ 3 months టైం. ఇదే ప్రాబ్లం అంటే కనుక ప్రాబ్లం ఎంత ముదిరిపోతే అంత ఎక్కువ డ్యూరేషన్ పడుతుంది, అంత నిదానంగా మెడిసిన్ పనిచేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ కామన్, ఇట్ ఈస్ నేచర్ సైన్స్. సో ప్రాబ్లం ఎంత ఎర్లీగా గుర్తుపెట్టగలిగితే ఇవన్నీ, ఎందుకంటే కనుక ఇవన్నీ కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది అదర్ మెడికల్ సిస్టమ్స్. ఆ కాంప్లికేషన్స్ను ట్రీట్ చేయాలి అంటే కనుక యువర్ హీలింగ్ సిస్టమ్ బెటర్ కావాలి. ఆ హీలింగ్ సిస్టమ్ బెటర్ కావాలంటే కనుక ప్రాబ్లం మొదలైనప్పుడే, ప్రాబ్లం ఆదిలోనే ఈవెన్ బార్డర్ లైన్ క్యాన్సర్ని 200% నయం చేసుకోవచ్చు త్వరగా, ఫాస్ట్గా. చాలామంది తెలియక దాన్ని ముదరగొట్టుకొని కన్ఫ్యూజన్లో అది ఇది ట్రై చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేసి చేసుకొని ఈవెన్ చాలామంది ఆయుర్వేదిక్తో కూడా బెటర్ అవుతున్నారు క్యాన్సర్ కేసెస్లో. సో దాంతోపాటు దానికంటే బెటర్గా, ఎందుకంటే హోమియోపతి మెడిసిన్స్ మైండ్ అండ్ బాడీ అండ్ డిసీజ్ పైన పనిచేసే సిస్టమ్ కాబట్టి, ఒక సైంటిఫిక్ సిస్టమ్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఏ మెడికల్ సిస్టమ్కైనా సరే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్ కావాలి, కరెక్ట్ మెడికేషన్ కావాలి. సో అవి చూజ్ చేసుకోవాలి. దానిపైన దృష్టి పెట్టగలిగితే మనం ఈజీగా. మీరు ఎందుకు లేటుగా వస్తారు, అసలు మీరు రావడం ఎందుకు లేట్ అవుతుంది, మీకు నమ్మరు, హోమియోపతి సిస్టమ్ నమ్మరు, అందుకే లేట్ అవుతుంది.
వేరే వాళ్ళు చెప్పిన విషయాన్ని నమ్ముతారు, అందుకే లేట్ అవుతుంది. సో ఇంకొక సిస్టమ్గా బాగుంటుందని చెప్పేసి వేరే వాళ్ళు పూసేసరికి ఇంకొక బావిలో పడిపోతారు. సో ఇవన్నిటికీ సొల్యూషన్ మీరు ఎంత ఎర్లీగా హోమియోపతికి రాగలిగితే అంత ఎర్లీగా దీన్ని ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు అనేది గౌరీశంకర్ గారు చెప్పేటువంటి విషయం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.